तो आज की जो क्लास रहने वाली है, अपना जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट चैप्टर क्या बोलो? विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर पे ये सारे क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपना बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके अंदर टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन। उसमें से अपने फिजिक्स के कितने आएंगे? तो ध्यान रखना, इसमें से फिजिक्स के आएंगे आपके 33 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? 33 क्वेश्चन। और यदि आप यहां से इस प्लेटफॉर्म से कोर्स लेते हो ऑनलाइन और तैयारी करते हो, तो मेरी गारंटी है 33 में से आप कंप्लीट 33 करके आओगे। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो अभी तो अपन यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि कोई बच्चा इच्छुक है तो अपने ऐप पर कंप्लीट कोर्स अपलोड कर दिया गया है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव आपको क्लासें मिलेगी, और उसके साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे कोचिंग से यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, और कोर्स है वो आप आसानी से खरीद सकते हो। कम फीस में है, अच्छी तैयारी आप कम दिनों में कर सकते हो। तो आज की शुरुआत करते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन से। तो जो बच्चे यहाँ पे हमारे से जुड़े हुए हैं, आप कोशिश करें आंसर करने की। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके कमेंट देख पा रहा हूँ कि जो पहला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम आवेश को कौन से पदार्थ में खोजा गया? तो आप सभी को आंसर करना है भाई कि सर्वप्रथम आवेश को कौन से पदार्थ में खोजा गया था। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। याद करो, आवेश के बारे में मैंने आपको क्या समझाया था। आवेश वस्तु का वह मूल गुण है जिसकी वजह से वस्तु क्या कर पाती है? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र बना पाती है कि नहीं है? और ये जो आवेश है, सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बताया? तो वैज्ञानिक का नाम पूछे तो आप बताओगे वैज्ञानिक है थेल्स। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एक पदार्थ था एम्बर। बोलो कौन सा पदार्थ था? एम्बर। एम्बर नामक पदार्थ के अंदर ये आपका आवेश खोजा गया था। इसी एम्बर को हम क्या कहते हैं यूनानी भाषा में? देखो, एम्बर को यूनानी भाषा में आपसे पूछे तो क्या कहोगे कि यूनानी भाषा में इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी विद्युत को जो शुरुआत होती है वो आपके इलेक्ट्रॉन से होती है। और हम कह रहे हैं आवेश के बारे में थेल्स ने बताया, और सबसे पहले कौन से पदार्थ में? तो एम्बर में। आप ऑप्शन देख लीजिए, प्लास्टिक। प्लास्टिक में नहीं बताया था। एबोनाइट, एबोनाइट का जरूर यूज किया था, लेकिन सर्वप्रथम कौन से पदार्थ में? तो एम्बर पदार्थ में। बोलो कौन से पदार्थ में? एम्बर नामक पदार्थ में किसको खोजा गया था? आवेश को। ठीक है भाई, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। चले आगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, एक समान वेग से गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो याद करो, आपको मैंने कुछ बेसिक बातें स्टार्ट में बताई थी कि यदि आपका आवेश Q क्या हो? स्थिर अवस्था में हो, यानी गति नहीं कर रहा हो, तो स्थिर अवस्था में क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र। केवल क्या बनाएगा? बोलो विद्युत क्षेत्र। कब? जब ये स्थिर रहेगा, है ना। और इसी जगह यदि अपन क्या करें, स्थिर अवस्था की जगह मैं कह रहा हूं, यदि Q क्या करने लग जाए? नियत वेग से गति, नियत वेग से गति करने लग जाए, नियत वेग से गति करने लग जाए, तो उस दौरान बताइए क्या उत्पन्न करेगा? तो ये तो अपन पढ़ते हैं केवल फर्स्ट चैप्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र के बारे में, लेकिन जैसे ही अपन थर्ड और फोर्थ चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर आता है आपका एक तो विद्युत धारा, और एक आता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र के साथ साथ ये क्या करने लग जाता है? विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लगता है। तो ऑप्शन पढ़िए आप एक बार। केवल विद्युत क्षेत्र, देखो केवल विद्युत क्षेत्र कब करेगा? जब ये स्थिर रहेगा। लेकिन क्या है, नियत वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है, एक समान वेग से गतिशील है। केवल चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं कर सकता। तो ऑप्शन सी आपका राइट होने वाला है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। भाई ये तो हो नहीं सकता ना तो विद्युत क्षेत्र और ना ही चुंबकीय क्षेत्र करेगा। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करेगा। बोलो कब करेगा? ये दो द चैंप, नाइस क्लास सर, थैंक यू बेटा। आपको कोशिश करना है आंसर करने की भाई, ठीक है। कमेंट, बाकी कमेंट के साथ आपको आंसर भी करना है।
जिससे आपका पता चले कि आपने फर्स्ट चैप्टर को कितना अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, कमेंट के लिए थैंक यू बेटा अगेन। आगे देखिए, तो आपका ऑप्शन सी राइट होने वाला सेकंड क्वेश्चन में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप, कि आवेशों का वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। आवेशों का वर्गीकरण किसने किया? तो मैं साथ में बेसिक चीजें भी आपको बता रहा हूं, तो नोट करते रहिए आप। तो आवेशों के पहले प्रकार के बारे में बात करते हैं। देखिए, आवेश के बारे में फॉर्मूले की बात करें तो Q बराबर क्या होता है, धारा इंटू समय होता है। फिर इसके बात करें कि आवेश क्या है, तो अदिश भौतिक राशि है। आवेश एक अदिश भौतिक राशि है। फिर इसके बाद में आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। यदि आपसे पूछे सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक बताओगे आप स्टेट कूलाम। बोलो क्या बोलोगे, स्टेट कूलाम। ठीक है, ये तो होगी इसकी सामान्य बातें। विमीय सूत्र भी याद रखना भाई, क्या होगा, M0 L0 T1 और A1। ये आपको मैंने वैसे क्लास के अंदर कंप्लीट चीजें बताई कि कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके इसी आधार पर लेके आए। तो आवेशों का वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना आप। ठीक है, तो याद करो, वैज्ञानिक थेल्स, सबसे पहले इन्होंने आवेश को खोजा। और थेल्स के साथ साथ एक वैज्ञानिक का नाम आता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बोलो क्या नाम आता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इन्हीं वैज्ञानिक ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था कि आवेश दो प्रकार के और उनके नामकरण किए थे। कौन से, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, सबसे पहले किसने खोजा था आप बताओगे, थेल्स ने, और नामकरण किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो आवेशों का वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन है बोलो, 3rd नंबर पे लिखा हुआ आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बच्चों का गेम आई एम गुलजार, थैंक यू गुलजार भाई। ये है आपके कृष्ण सरोज, हाय, गुड वॉइस, थैंक यू गुलजार भाई अगेन। कृष्ण सरोज, हाय। आपको भाई आंसर करना है, ठीक है, साथ साथ में आपका रिपीट भी हो रहा है फर्स्ट चैप्टर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, चौथा क्वेश्चन पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करिए भाई। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। अच्छे से मैंने फर्स्ट चैप्टर क्लियर करवाया है, तो कोशिश करें आंसर करने की। कि किसी वस्तु को धनावेशित किया जा सकता है। भाई किसी भी वस्तु को आपको क्या करना है, धनावेशित। तो बताओ कौन सी वस्तु धनावेशित होगी और कब होगी, कैसे करोगे बताओ। अभी कमेंट नहीं आया आपके भाई, जल्दी से कमेंट करिए कौन सा आंसर होने वाला है। यदि आपको धनावेशित करना है तो कुछ इलेक्ट्रॉन देने से होगी, या कुछ इलेक्ट्रॉन उससे ले लिए जाए, या कुछ प्रोटॉन दे दिए जाए, या प्रोटॉन ले लिए जाए। कैसे आपकी जो वस्तु है वो धनावेशित होगी। तो एक उदाहरण समझाया था मैंने, याद करो, सोडियम और क्लोरीन का। सोडियम और क्लोरीन का, कि सोडियम आता है 11 नंबर पे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 11 और प्रोटॉन भी है इसमें 11। इसके बाद बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, तो इसके अंदर 17 तो है इलेक्ट्रॉन और 17 ही है प्रोटॉन। फिर अपन ने ये देखा था कि जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, क्लोरीन को, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे दे क्लोरीन को, तो इस पे तो क्या आ जाता है Na+, और इस पे आ जाता है Cl-। और ये कब आता है, जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, क्लोरीन को। यानी प्लस कौन बनाएगा, प्लस वही बनाएगा जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। बोलो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग। यानी जिस पदार्थ ने या जिस वस्तु ने क्या करा हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया हो, यानी किसी दूसरे को देकर। गुलजार भाई ने मैसेज करा है, वैसे आपको बता दूं ये गुलजार भाई मेरे भाई हैं और साथ में पढ़ाने वाले भी हैं। इन्होंने मैसेज करा है, आर्ट्स के स्टूडेंट रहते हुए भी आंसर सही है कि कोई वस्तु जब इलेक्ट्रॉन देगी किसी को तो उस पर क्या आएगा बोलो, बिल्कुल उस पर इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर उस पर धनायन आएगा। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी तो उसका जो आवेश है वो धनावेश आएगा उसमें। यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन देकर, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन राइट है आपका। इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, भाई आवेशित करना है, धनावेशित करना है ना, तो इलेक्ट्रॉन उसको खुद को देकर या उससे इलेक्ट्रॉन लेकर, तो ऑप्शन बी राइट करना भाई। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट। कुछ इलेक्ट्रॉन लेकर, लेकर का मतलब यह है उससे आपने ले लिए। इसको दो तरीके से समझा जा सकता है।
इसने इलेक्ट्रॉन दिए, हम कह रहे हैं आप किसी वस्तु को धनावेशित कैसे करोगे, तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन ले लो। किससे? उस वस्तु से। यदि हम ले लेंगे तो वस्तु ने तो दिए ना आपको, वस्तु ने दे दिए, तो हम कहेंगे भाई कुछ इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से ले लिए जाए। यदि इलेक्ट्रॉन खुद वस्तु ने दे दिया है तो उस पर क्या आ जाएगा? धनावेश। ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, आगे चलें। बिल्कुल गुलजार भाई का आंसर सही है। आगे देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में पढ़िए आप और आंसर करने की कोशिश करें कि विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है, मात्रक संबंधित मैंने आपको कंप्लीट चीजें बता रखी है और विथ रिलेशन बता रखी है। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले अपन आवेश के मात्रक की बात करते हैं। मात्रक में मैंने 4 मात्रक बताए आपको। एक तो एसआई मात्रक जो होता है आपका कूलाम, फिर अपन बात करते हैं सीजीएस मात्रक की जो कि होता है स्टेट कूलाम, और फिर आता है इस स्टेट कूलाम को आप और कह सकते हो फ्रैंकलिन। इसी का दूसरा नाम क्या है बोलो? फ्रैंकलिन है। और इसके बाद आता है सबसे बड़ा मात्रक। सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो याद रखना, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। बोलो क्या होता है? फेराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे है। और एक फेराडे में 96,500 कूलम होता है। बोलो कितना होता है? एक फेराडे में 96,500 कूलम। अब तो आप कमेंट कर सकते हो ना कि सबसे बड़ा मात्रक क्या है, बोलो। कमेंट बहुत कम आ रहे भाई, पढ़ रहे हो साथ साथ में कमेंट भी करते जाइए आप। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई, फेराडे। सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फेराडे। ठीक है, कूलाम एसआई मात्रक बता दिया आपको। ये सीजीएस मात्रक, फ्रैंकलिन भी सीजीएस में आता है या सबसे छोटा मात्रक कह सकते हो आप। ठीक है, इस प्रकार से 5वें क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6। किसी निरावेशित वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। निरावेशित वस्तु किसे कहेंगे पहले तो ये बताओ आप। निरावेशित का मतलब ये हुआ कि उस वस्तु पर अभी कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है तो उसको कहेंगे अपन निरावेशित। ठीक है, अब उसको आवेशित करने का क्या तरीका है? जल्दी से, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा या ये तीनों द्वारा किस प्रकार से निरावेशित वस्तु को आवेशित किया जा सकता है? बताइए जल्दी से, कमेंट करिए जल्दी। देखिए, निरावेशित वस्तु को यदि आवेशित करना है तो इस विधि को कहते हैं आवेशन की प्रक्रिया। बोलो कौन सी प्रक्रिया है? आवेशन। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं चार्जिंग। बोलो क्या बोलेंगे? चार्जिंग। यानी चार्जिंग कैसे आप? गुड इवनिंग अजय वर्मा, वेरी गुड इवनिंग सर। देखो कैसे चार्ज कर सकते हो। तो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, किसी भी वस्तु को चार्ज करना है तो आप पहली विधि यूज कर सकते हो घर्षण, दूसरी कर सकते हो आप चालन, और तीसरी कर सकते हो प्रेरण। यानी कि किस विधि से? एक तो आप फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड से भी आप कर सकते हो। फिर आपके कौन सा हो जाएगा? कंडक्शन, एक हो जाएगी कंडक्शन मेथड, और एक हो जाएगा इंडक्शन। ये 3 मेथड आपको मैंने समझाए थे कंप्लीट, एक एक चीज को कंप्लीट समझाया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये तीनों विधियां, इन तीनों विधियों से क्या किया जा सकता है? निरावेशित वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। ठीक है भाई, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आगे देखिए, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7वां क्वेश्चन पढ़िए और कमेंट करिए आप कि आंसर क्या हो सकता है। किसी वस्तु पर आवेश का पता लगा सकते हो। बोलिए किस प्रकार से आप किसी वस्तु पर आवेश का पता लगा सकते हो? कौन से उपकरण की सहायता से? ठीक है, सारी चीजें एक आपको अच्छे से बता रखी है, कौन से उपकरण से पता लगा सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला है बैरोमीटर।
बताओ बैरोमीटर से क्या करते हैं, बैरोमीटर की सहायता से हम आर्द्रता की गणना करते हैं। फिर बात आती है सूक्ष्मदर्शी की, सूक्ष्मदर्शी से हम क्या करते हैं बोलो, अरे माइक्रोस्कोप नाम सुना है, उससे छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखते हैं, बायोलॉजी के अंदर प्रैक्टिकल में देखा होगा आपने। फिर बात आती है साइक्लोट्रॉन, ये भी आपके 12th क्लास के अंदर सिलेबस में था। तो साइक्लोट्रॉन को हम क्या करते हैं यूज, जो आपके आवेश है उसको त्वरित वेग देने के लिए, कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को त्वरित वेग देने के लिए। और ऑप्शन डी आपका है इलेक्ट्रोस्कोप, बोलो क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। विद्युतदर्शी, बोलो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन डी। देखो आप कमेंट नहीं कर रहे हो, इससे पता नहीं चलेगा कि आपको कितना पार्ट समझ में आ रखा है और कहां पर आपकी कमी है। ठीक है भाई, तो आंसर करने की कोशिश करो, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा तो मैं आपको सही आंसर बता ही रहा हूं वैसे। ठीक है, तो कोशिश करते रहिए आप। आगे सुनिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, और पढ़ें और आंसर करें कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल से संबंधित नियम है। किस नियम से संबंधित, विद्युत बल से नियम। यानी दो आवेश है, मान लेते हैं एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, इनके बीच में आपको पता है बल लगेगा। ये जो बीच में बल लगता है, इस बल के बारे में कौन से वैज्ञानिक ने बताया और उस बल का फॉर्मूला क्या है, वो नियम क्या है। तो याद करिए, देखो एम्पियर का नियम अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चौथे पार्ट में एम्पियर का नियम आएगा, ये धाराओं से संबंधित नियम है। बायो सावर्ट का नियम, ये भी चौथे पार्ट में पढ़ेंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए नियम है। फिर बात आती है मैक्सवेल का नियम, तो मैक्सवेल का नियम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए था। लेकिन जब ऑप्शन सी की बात आती है, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम ही हमें बताता है कि दो आवेशों के मध्य कितना बल लगने वाला है। ठीक है भाई, कितना बल लगेगा, तो सूत्र रहेगा F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। और आप लिखोगे आंसर सी, बोलो क्या हो जाएगा, कूलाम का नियम, यही बताता है दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में। ठीक है, जल्दी करिए, आंसर सी लिख दीजिए एक बार कमेंट में। आगे चले भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्वेश्चन को। इस बार मैंने देखो ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको इसको सोल्व करना है। ये आपको मैंने उदाहरण के अंदर करवा रखा है आपकी फेयर कॉपी में। जो जो पढ़े हुए हैं मेरे से, वो जो भी देख रहे हैं, एक बार आप कमेंट करिए कि ये आपको क्वेश्चन मैंने फेयर कॉपी में करवाया कि नहीं करवाया। बिट्टू करोली सी ऑप्शन, देखिए बिट्टू करोली ने ऑप्शन सी लिखा है, बिल्कुल राइट है, शाबाश बेटा। इसी प्रकार से आप आंसर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार, और इसका आंसर आपको देना है भाई। ये आपकी फेयर कॉपी में मैंने करवाया था क्वेश्चन। ठीक है, यहां करके बता रहा हूं, आप साथ साथ में सरल कीजिए इसको। देखिए, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी, तो याद करो एक टॉपिक आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, या आपको मैंने करवाया था आवेशों का क्वांटीकरण। बोलो क्या करवाया था, आवेशों का क्वांटीकरण। जब आवेशों के क्वांटीकरण की बात आएगी तो इसमें अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q बराबर प्लस माइनस NE, याद है आपको। Q बराबर, आप लिख के भी भेज सकते हो, देखो ऑप्शन नहीं है तो आप आंसर लिख के भेज सकते हो कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, सरल करके भेज सकते हो आप, मैं सरल करूंगा उससे पहले आप कर सकते हो। रफ कॉपी लेके बैठिए, क्वेश्चन भी नोट करना है, और साथ में कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें आपको क्या करना है, सोल्व करना है, तो सोल्व करके आप भेजना है। कमेंट नहीं है अभी तक, जल्दी से सर करो। देखिए यहां लिखा है एक कूलाम आवेश, इसका मतलब Q का मान दे रखा है एक कूलाम बराबर, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछिए, इसका मतलब N का मान आपको फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, और E की वैल्यू आपको मैंने पहले ही बता रखी है, वो कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो N निकालना है आपको, Q और E आपको दे रखा है। तो देखिए यहाँ रखेंगे अपन N की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे, इंटू E की वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, और पीछे कूलाम। अब देखो कूलाम से कूलाम कट जाएगा, हमें N की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए N, बताओ N कितना आएगा। N की बात करें तो आएगा 1 अपॉन
ये 1 इसके नीचे आ जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए, करें सोल्व भाई। तो यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर लग जाएगा 0, यानी कि हो जाएगा 10/16 और 10 की पावर माइनस 19। यदि इसको अपन कहाँ भेजेंगे, गुड इवनिंग एवरीवन, सेलिब्रिटी लाइव सेलिब्रिटी रूपाराम चौधरी, नाइस सा, धन्यवाद भाई। सेलिब्रिटी लाइव सेलिब्रिटी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। रूपाराम जी को अगेन थैंक यू। बाकी बच्चों जो पढ़ रहे हैं उनका आंसर आना चाहिए भाई, अभी तक नहीं आया, इसको केवल सॉल्व ही तो करना है। देखिए 10/16 और 10 की पावर माइनस 19 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, प्लस का 19। अब इसको आप काट सकते हो, 2 की टेबल से कट रहा है, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। अब 8 से देखो डिवाइड करना है 5 को, ठीक है। किस प्रकार से होगा देखो, जब इसको अपन करेंगे तो आएगा यहाँ 0 पॉइंट, भाई 8 का भाग देना है किसमें, 5 में, तो जान नहीं रहा तो 0 पॉइंट लगा दिया, हो गए 50। तो 8 6 जा कितने हो जाएंगे 48, फिर 2 बच जाएंगे, हो जाएंगे 20, 8 2 जा कितने हो जाएंगे, 8 2 जा हो जाएंगे 16, फिर बचेगा आपके 4 और 8 5 जा 40 इंटू 10 की पावर 19। अभी देखो 0.625 इंटू 10 की पावर 19 आया है। अब आप चाहो तो इसको दूसरे रूप में लिख सकते हो, क्या कर सकते हैं बोलो, यहां से यदि पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के बाद में कितने जीरो हैं, 3 अंक है तो 3 जीरो नीचे लगा सकते हो आप। तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लास्ट आंसर लिख रहा हूँ 625 इंटू 10 की घात, देखिए 3 जीरो ऊपर जाएगा तो -3 कर दीजिए तो 16 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 625 गुणा 10 की घात 16 हमारा आंसर है। और ये आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई है, ठीक है। पॉइंट को अपन इधर उधर चेंज कर सकते हैं, ये मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। आगे करें भाई, क्वेश्चन 9 का आंसर आ गया सबके, आगे देखिए। और अगले क्वेश्चन का आंसर आपको करना है खुद को, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं क्लास के अंदर और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सीधा देखते आंसर कर सकते हो आप बिना पेन उठाए। मैंने आपको तरीका बताया था, बिना पेन उठाए भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे, देखिए, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल कितना है, F है। मान लो दो आवेश है Q1 और Q2, ध्यान से देखना आप, इन दोनों के जो बीच में बल लग रहा है वो अभी मैं कह रहा हूं कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। स्टार्ट में कितना बल लग रहा है, F बल। यदि आवेशों के मध्य दूरी को क्या कर दो, दो गुना कर देवे तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कमेंट करो जल्दी से। आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 1/4 या 2 गुना हो जाएगा, जल्दी से कीजिए कमेंट, फिर मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से अपन करते हैं। जल्दी करिए भाई, देखिए किस प्रकार से इसका आंसर होगा। F बराबर अपन ने सूत्र पढ़ा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यानी कि बल और दूरी के मध्य रिलेशन आप देखोगे तो व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। बोलो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का। आप कर क्या रहे हो, दूरी को 2 गुना कर रहे हो आप, ठीक है। दूरी को यदि 2 गुना करेंगे तो F नया F क्या बनेगा, K Q1 Q2, इसको तो आप चेंज कर नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूं R को डबल करेंगे तो लिखूंगा 2R का होल स्क्वायर, डबल कर दिया, एक बार सरल कर दो, K Q1 Q2 बटे 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और R का स्क्वायर तो R स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। कि सर इंग्लिश में कराओ क्वेश्चंस, बिल्कुल आपको दोनों लैंग्वेज कुछ समझ नहीं आ रहा है, सेलिब्रिटी लाइव सेलिब्रिटी, तो आप देखिए अभी जो अपना कोर्स चल रहा है वो हिंदी मीडियम, अभी इसको आप इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप कनेक्ट करिए, अपने जो कोर्स है बहुत लैंग्वेज में रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है भाई। जिसको समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश मीडियम में कह रहा है ना, तो इंग्लिश मीडियम की क्लास भी अपने ऐप पे है, सारा कोर्स आपको इंग्लिश मीडियम के लिए भी करवा रखा है और हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। तो इसमें आप इसी क्वेश्चन को आप में इंग्लिश में क्या है भाई कि जो आपके जो चार्जेस हैं इनके बिटवीन जो फोर्स लग रहा है, अभी जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अंदर जो आपकी डिस्टेंस है वो R रखी हुई है, इसी डिस्टेंस को क्या कर दिया डबल, जब डबल कर देंगे तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है आपको, जब आप डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो क्या होगा, तो जो आपका बल है वो कम हो जाएगा। कितना कम होगा, तो यहां देखिए K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर चल रहा है आपका, यहां पर भी K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर चल रहा है, लेकिन अपॉन में एक्स्ट्रा क्या आ गया 4,
कुछ समझ में नहीं आया। अरे भाई इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में समझा दिया आपको। आप बताओ, आप जब आप डिस्टेंस को डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स घट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4, और कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1/4। ये देखो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। बाकी आपको दोनों मीडियम में कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, निश्चिंत रहो आप। यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आगे देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चले अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए आप, और कमेंट करना भाई आपको। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं 12th क्लास में वो भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, और जो नर्सिंग का एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप जल्दी से कमेंट करिए कि किसी सुचालक माध्यम में रखे आवेशों के मध्य बल लगेगा। याद करो, आपको मैंने 3 कंडीशन बताई थी कि 2 आवेश है, मान लो Q1 और Q2, इनके बीच 3 कंडीशन इस प्रकार से बनेगी। यदि माध्यम निर्वात हो, इनके बीच में क्या हो, निर्वात हो, तो हम कहते हैं सर्वाधिक बल लगता है। क्या लगता है बोलो, सर्वाधिक बल लगेगा। लेकिन इसी जगह क्या कर दिया जाए बोलो, सेकंड नंबर पे मैं कह दूं कुचालक माध्यम हो, कोई कुचालक माध्यम हो, तो जो बल पहले सर्वाधिक लग रहा था अब वो थोड़ा कम लगेगा। अभी तक कमेंट नहीं आया किसी का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आंसर करो। तीसरे नंबर पे क्या बता रखा मैंने कि कुचालक की जगह माध्यम हो जाए सुचालक। माध्यम क्या हो जाए, सुचालक हो जाए, तो सुचालक होने पर जो आपका लगने वाला बल है वो कितना हो जाता है, 0। बोलो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कारण पूछे कि 0 क्यों होगा, तो आप कहोगे सुचालक माध्यम या जो चालक होता है ना, चालक पदार्थ की जो प्रावैद्युतांक है वो कितना होता है बोलो, वो आपका अनंत होता है। एप्सिलॉन आर कितनी होती है, अनंत होती है। जब एप्सिलॉन आर अनंत होगी तो सुचालक माध्यम में बल कितना लगेगा, 0। अब तो कर सकते हो, मैंने इधर बता दी तीनों चीजें, कमेंट कर सकते हो किसी सुचालक माध्यम में रखे आवेशों के मध्य बल कितना लगेगा, 1 न्यूटन लगेगा, 0 न्यूटन, अनंत, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर समझ में आ गया आपको, कितना लगेगा बोलो, 0 न्यूटन। ठीक है, 0 न्यूटन इज आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए एक बार कि दो एक समान, एक तो क्या कह रहा है, एक समान मतलब उनकी जो वैल्यू है वो इक्वल है, एंड आवेशों को 3 मीटर, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य बल 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो प्रत्येक आवेश पर, प्रत्येक आवेश का मान पूछा है। देखो नियम वही लगेगा, ठीक है, नियम तो वो का वही लगना है, लेकिन इस बार आपको क्वेश्चन चेंज करके दिया है कि आप जो कूलाम का नियम लगाते हो F बराबर K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इसमें क्या क्या चीजें दी आप वो देखो। आप पहले आपको बल की वैल्यू दे दी कितनी, 1.6 न्यूटन, एक तो ये दे दिया। इसके अलावा आपको दूरी दे दी कितनी, 3, कितना दिया बोलो, 3 मीटर, और दूरी कितनी दे दी, 3 मीटर। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है क्यू की वैल्यू। तो देखो क्यू की वैल्यू कितनी आसानी से ला सकते हो, इसकी जगह लिखिए 1.6 इंटू के की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है बोलो, एसआई यूनिट में रखनी हो तो 9 इंटू 10 की पावर 9 रखना है, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे 9 गुणा 10 की घात 9। फिर देखो Q1 और Q2 क्या दो आवेश है, और वो दोनों आवेश हैं लेकिन वो एक समान और बराबर है। हम कह रहे हैं दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, यानी कि हम दोनों को क्या लिख देंगे, Q इंटू क्यू, और क्या लिख देंगे, Q इंटू क्यू बटे दूरी कितनी है 3 का स्क्वायर। सरल करो, 1.6 इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 से 9 कट हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्यू का वैल्यू, तो देखिए इसको आप इधर नीचे भेज दीजिए, तो 1.6 अपॉन 10 की पावर 9 यहाँ आ जाएगा। ठीक, एक काम और कर दो, यहाँ से पॉइंट हटा दो तो नीचे कितना लग जाएगा, 10 और लग जाएगा, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें तो कृष्णा राठी, हेलो सर, हाँ बेटा हेलो, कैसे हो,
हाँ भाई कमेंट करिए और आंसर इसका करो। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसके बाद तो आप कर ही सकते हो। हाँ भाई तो देखिए हमें q की वैल्यू चाहिए, तो हम स्क्वायर हटा के इधर क्या लगा देंगे बोलो, ये तो यहाँ पॉइंट तो हटा ही दिया, नीचे 10 लग गया, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि q की वैल्यू चाहिए तो आप अंडर रूट क्या कर दोगे, ऊपर तो है 16, नीचे देखिए एक बार, यहाँ 10 की पावर 9 है, यहाँ 10 की पावर 1 है, बढ़िया एकदम कृष्णा। तो देखिए 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 10 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो बोलो कितना आएगा, अंडर रूट 16 की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन 10 की पावर 10 है। तो देखो 10 की पावर 10 है, तो हम के इस अंडर रूट को सोल्व करते टाइम क्या करते हैं, किसी भी संख्या के ऊपर जब घात कैसे लगी हुई हो अंडर रूट, तो हम कहते हैं इसका मतलब होता है पावर 1/2। कितना होता है पावर 1/2। तो देखो 1/2 करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 5। बोलो 10 की पावर कितनी लग जाएगी 5। ये अंडर रूट को सोल्व करने पर आएगा। अब आप इसको और सोल्व कर दो, q बराबर 4 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -5 और पीछे कूलम, कितना आ रहा है आंसर 4 इंटू 10 की पावर -5 कूलम। देखो कहीं पे ये ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, इनमें कहीं भी दिख रहा है क्या, आप देखोगे तो वहां तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो क्या अपना आंसर गलत आ गया, बताओ गलत है या सही है। तो जिसको पता है कि माइक्रो का मतलब क्या है उसको तो समझ में आ गया कि इसमें से आंसर कौन सा होने वाला है, और जिसको माइक्रो का मतलब ही नहीं पता तो वो यहाँ पर इस आंसर को गलत मान के बैठ जाएगा। कमेंट करिए, देखो इनमें से कौन सा राइट होने वाला है आपका आंसर। तो बात करें अपन 10 की घात -5, इसको मैं एक काम ये कर सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ 40 इंटू 10 की घात -6। कैसे किया भाई, यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको 40, इसको मेरे को -6 बनाना है, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। तो जब -6 करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसके बटे हुए में 10 लिखना पड़ेगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा बोलो, इसके अपॉन में 10 लिखना पड़ेगा, अपॉन में 10 लिखूंगा तो मल्टीप्लाई में भी 10 करना पड़ेगा, क्योंकि अंश और हर में दोनों सेम चीज चलेगी, है कि नहीं। इसलिए देखो ये 10 तो इससे मल्टीप्लाई हो गया 40 हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो -1 और ये हो जाएगा -6, इसे कहते हैं माइक्रो। तो अपना आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अरे इसके बाद भी आपने कमेंट नहीं किया, देखो कितना इजी है ये। 40 माइक्रो कूलम आंसर हो गया ना अपना, प्रत्येक आवेश का मान हो जाएगा 40 माइक्रो कूलम। ठीक है भाई, आंसर करने की कोशिश करो आप। ये न्यूमेरिकल जब बनेंगे ना तो आप देख लो, ये केवल एंट्रेंस में काम में नहीं आएंगे, ये सब जगह काम में आएंगे। जो बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं उनके भी ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। पैरामेडिकल का एंट्रेंस होता है उसमें भी यही क्वेश्चन आते हैं, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में भी ये आता है। इसके अलावा जो कंपटीशन वहां पर भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो लैब असिस्टेंट वगैरह का एग्जाम होता है उनमें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा सिलेबस आता है 11th और 12th का। तो साथ साथ में कमेंट करते रहिए भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने पूरा सोल्व करके बता दिया यहाँ पर, ऑप्शन सी राइट है आपका। ठीक है, अभी बहुत कम बच्चे कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, है कि नहीं। साथ साथ में आंसर करते रहिए आप। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए और आंसर करिए भाई जल्दी से। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ये तो बिल्कुल इजी है भाई, ये तो कर ही सकते हो। अरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ई बराबर क्या पढ़ा आपने, एफ बटे क्यू नॉट। याद करो दो सूत्र पढ़े थे, एक ई बराबर और पढ़ा था के क्यू बटे आर स्क्वायर। अरे दो सूत्र पढ़े थे कि नहीं। तो बताओ इससे क्या आ रहा है, यह आ रहा है न्यूटन प्रति कूलाम। बोलो क्या आ रहा है, न्यूटन प्रति कूलाम। एक तो आ गया न्यूटन प्रति कूलाम, कहीं पे न्यूटन प्रति कूलाम दिख रहा है आपको, कहीं पे भी आप देख रहे हो न्यूटन प्रति कूलाम, कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसका क्या होगा बोलो, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, वो भी नहीं दिख रहा आपको। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। आपको मैंने इसके अलावा एक और चीज बताई थी, अब ऐसे नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका एक और है हमारे पास। कैसे, इसमें से सरल कर लो आप, न्यूटन बटे मीटर, तो न्यूटन बटे मीटर तो यहां से नहीं आ सकता। एक है जूल बटे कूलाम,
तो जूल बटे कुलाम किसका होता है? ये तो वोल्ट होता है भाई। इसी जूल बटे कुलाम को क्या बोलते हो आप? वोल्ट। तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब सी और डी में से हो सकता है। अब आप सी और डी में से कर दो ऑप्शन, बोलो कौन सा होगा? वोल्ट इंटू मीटर रहने वाला है या वोल्ट इंटू वोल्ट बटे मीटर होने वाला है? सी या डी, जल्दी बताइए आप। देखिए इसको सरल करके देखो आप, ये है वोल्ट इंटू मीटर। तो वोल्ट क्या होता है पता है? वोल्ट आपका जूल बटे कुलाम। क्या होता है? जूल बटे कुलाम। इंटू में ये मीटर का मीटर। अब आपको क्या करना पड़ेगा? जूल को और ओपन करना पड़ेगा। जब जूल को ओपन करोगे तो हमने पढ़ रखा है जूल यानी कि कार्य, कार्य बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर बटे कुलाम इंटू मीटर। बताओ यहां से कहीं से आ रहा है क्या? न्यूटन प्रति कुलाम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अब एक काम करो, ये नहीं हो रहा है तो फिर लास्ट ऑप्शन अपना कौन सा बचा? वोल्ट बटे मीटर। इसको सोल्व करिए आप। वोल्ट को लिखेंगे जूल बटे कुलाम और नीचे फिर से क्या है? मीटर। इस जूल को फिर क्या लिख देंगे? न्यूटन इंटू मीटर और बटे में कुलाम इंटू मीटर। अब देखिए आप, मीटर से मीटर कटेगा, क्या बचेगा? न्यूटन प्रति कुलाम। क्या बच गया बोलो? न्यूटन प्रति कुलाम। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वैसे अब न्यूटन प्रति कुलाम होता है। जब इसको सरल कर रहे हैं तो भी न्यूटन प्रति कुलाम आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे वोल्ट बटे मीटर हमारा आंसर है। और बोलो क्या हो जाएगा? वोल्ट बटे मीटर। ये डी ऑप्शन इज राइट। फोर्टी नंबर क्वेश्चन देखिए और कमेंट करना आपको भाई कि कौन सा ऑप्शन रहने वाला है सही आपका। किसी चालक पदार्थ के लिए परावैद्युतांक का मान होता है, अभी अभी बताया मैंने। ये तो आपने यदि पिछला दो दो क्वेश्चन छोड़ के आपने पढ़ा हो ना तो भी आप कर दोगे, याद करो। अरे चालक के लिए, चालक पदार्थ के लिए आपको पूछा है एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितनी होती है बोलो? अनंत। अरे कितनी होगी? अनंत। ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी राइट, अनंत हो जाएगी। बता रखा है ना आपको। आगे बढ़िए। निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल लग रहा है 18 न्यूटन। बोलो बल कितना लग रहा है? निर्वात में लग रहा है तो इसको लिखूंगा एफ नॉट बराबर 18 न्यूटन। इन वैक्यूम फोर्स कितना लग रहा है? 18 न्यूटन। यदि 1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको दे दी कितनी? 6। परावैद्युतांक की कांच की प्लेट, कांच की प्लेट इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तो अब बल कितना लगेगा? मतलब आपको पूछा है एफ एम की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछी है? एफ एम की वैल्यू। तो याद करो एक फॉर्मूला अपन ने करा था, एप्सिलॉन आर बराबर एफ नॉट बटे एफ एम। क्या होता है? एफ नॉट बटे एफ एम। तो यहाँ से बताओ किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? एफ एम की वैल्यू चाहिए तो इस एफ एम को यहाँ भेज दो और एप्सिलॉन आर को नीचे भेज दो। तो एफ एम बराबर क्या आएगा? एफ नॉट बटे एप्सिलॉन आर। एफ नॉट की वैल्यू कितनी है? 18 है, अपॉन एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है? 6 है। 6 1 जा 6, 6 3 जा, और कितना हो जाएगा? 18, यानी कि 3 न्यूटन इज करेक्ट आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है फिर भी आपके आंसर नहीं आ रहे। इजी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपको एंट्रेंस में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला बोलो? ऑप्शन ए राइट। आगे देखिए, पढ़िए 16 नंबर क्वेश्चन। यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पहले की तुलना में हो जाएगा। यानी मान लो दो आवेश है, पहले इनके बीच में कुछ नहीं था तो मान लेते हैं बल एफ है। अब इनके बीच में क्या रख दिया बोलो? एक कांच की पट्टी का। तो पहले से बल क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या रखा वो देखो आप, कांच की प्लेट। बोलो क्या रखी है? कांच। कांच क्या है? कुचालक। कांच क्या है? कुचालक। तो याद करो वो बात कि यदि निर्वात हो तो सर्वाधिक बल लगेगा और कुचालक है तो उससे कम लगेगा, और सुचालक है तो 0 लगेगा। तो कुचालक है ना तो इससे कम हो जाएगा, पहले की तुलना में क्या हो जाएगा बोलो? कम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दिया करो आप तुरंत, जो भी आपका आंसर आपको लग रहा है ना उस हिसाब से। चले आगे भाई। इस प्रकार से 16 क्वेश्चन कंप्लीट होता है अपना। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 देखिए, यहाँ पे आपको करना है 10 की पावर -30। ठीक है, और अब आपको निकालना है, यहाँ पर आप कर लीजिए 10 की पावर -11।
ठीक है, और दूरी पूछिए ना आपको आयनों के मध्य दूरी, तो यहाँ मीटर कर लेना। ठीक, पहले तो क्वेश्चन को कंप्लीट करो, मिस प्रिंट हो रखा है यहाँ थोड़ा। अब आप पढ़ो, क्वेश्चन पढ़िए। HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण इतना दे रखा है, बोलो द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हो? P से। कितना दे रखा है? 3.4 इंटू 10⁻30 कूलाम इंटू मीटर, ये P की वैल्यू दे दी। और उसके आयनों के मध्य दूरी पूछिए, आप डिस्टेंस ले लो दूरी, ये आपसे पूछिए। जल्दी से आप इसको सोल्व कर सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से। देखिए कैसे करेंगे, याद करो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है Q इंटू 2A, यानी कि एक आवेश और उनके मध्य की दूरी, इस मध्य दूरी को 2A की जगह आप क्या मान लो? D, यही आपको निकालना है। अब बात आती है कि सर Q कितना लिखेंगे, तो बताओ Q कितना लिखेंगे? Q की जगह इस प्रकार से लिखेंगे, जब HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, HCl का द्विध्रुव आघूर्ण कैसे बनेगा? H प्लस और Cl माइनस, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो यहाँ प्लस में आ जाएगा और यहाँ माइनस में आ जाएगा, है कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर रखना है, कितना रखना है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसकी वैल्यू दे रखी है 3.4 इंटू 10⁻30 इक्वल, इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू डी, इसको क्या मान लो भाई? डी मान लो। डी निकालना है, इसको नीचे भेज दो, 3.4 इंटू 10⁻30 और अपॉन में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये डी की वैल्यू आएगी। अब सोल्व करो, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये लगभग जाएगा आपके 16 दूने 32, 16 दूने 32 हो गया, 2 बच जाएगा, नहीं जाएगा तो 2 बचेगा तो अपन उतारेंगे 0, हो जाएंगे 20, तो हो जाएगा 16 एकम 16। फिर आपके कितना बचेगा? 4, तो आपके फिर से कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी 2.12। ये तो इसको सोल्व करने पर आया, इसको सोल्व करने पर कितना आएगा बोलो? -19 है तो ऊपर जाके प्लस का 19 हो जाएगा, 30 में से ये जाएगा तो 10 की घात कितना बचेगा? -11, और पीछे मीटर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? अब तो कमेंट कर सकते हो, अरे ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन ए राइट है, सीधा सीधा दिख रहा है आपको, ये आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, तो यदि आपके कंसेप्ट थ्योरी आपकी क्लियर है और आपने चैप्टर अच्छे से कर रखा है, मैं कह रहा हूँ ये वाले क्वेश्चन क्या, इससे कितना भी हार्ड क्वेश्चन दे देना तो इसी प्रकार से फट से आप क्वेश्चन कर पाओगे, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, ये मैं पूरा समझा रहा हूँ, बाकी आपको मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर आप आंसर कर दोगे इसे। बस शर्त ये है, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, थ्योरी डेरिवेशन आपको, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। यदि वो नहीं है तो आप बिल्कुल हमारे जो कोर्स अपलोड करा गया है वो खरीद सकते हो और आसानी से तैयारी कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ आपको, जो जो बच्चा यहाँ से तैयारी करके गया है उसका कॉलेज तो उसको कंफर्म मिली है, ठीक है, अच्छे मार्क्स के साथ। करें आगे भाई। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उनके त्वरण का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो एक तो है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन, ये दोनों समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित है, तो विद्युत क्षेत्र इस पे भी बल लगाएगा और इस पे भी बल लगाएगा, है ना। उनके त्वरण का अनुपात आपको ज्ञात करना है। पहले ये बताओ आप, विद्युत क्षेत्र बल कितना लगाता है? हमने पढ़ रखा है F बराबर Q इंटू ई, पढ़ा था आपने। और समरूपी विद्युत क्षेत्र है तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र तो दोनों के लिए समान है। और F बराबर एक और चीज पढ़ रखी है अपन ने, MA। ये दोनों सूत्र किसके बोलो? F के, यानी लगने वाले बल के सूत्र हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूज करेंगे। कैसे? दोनों में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो अपन क्या करेंगे, राइट को बराबर करेंगे। तो राइट को बराबर कर दीजिए, देखना ई का ये क्या है, क्यू का मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन के लिए एक प्रोटॉन के लिए, तो इसको ऐसे लिख दीजिए आप, Q इंटू ई बराबर MA। अब देखना आप, इसी को लगाएंगे अपन एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए और एक बार इसको प्रोटॉन के लिए। कैसे? तो देखो, इस फॉर्मूले को लगाते समय ये ध्यान रखें कि Q क्या है? आवेश। आवेश इन दोनों पे समान होता है। कितना होता है? परिमाण आपसे पूछे तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करें चाहे प्रोटॉन की, दोनों पे सेम होता है कि नहीं होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर तो E, ये हो जाएगा कैपिटल E बराबर, यहाँ देखो सबसे पहले बात किसकी हो रही है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और ये हो गया आपका त्वरण, ये भी किसका? इलेक्ट्रॉन का। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा बोलो? ये समीकरण 1 बन जाएगी, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। यही चीज प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो E और कैपिटल E, ये तो सेम रहेगा।
यहाँ हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन और ए ये भी किसका, प्रोटॉन का। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब किस किस का पूछा है, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से, तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर रख दो, प्रोटॉन को नीचे रख दो, ठीक है, और इसका डिवाइड कर दो, तो ई और ई ये तो कट जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा कितना बोलो 1/1 बराबर, इधर आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और त्वरण किसका, इलेक्ट्रॉन का, बटे हुए में मास ऑफ प्रोटॉन और साथ में त्वरण भी किसका, प्रोटॉन का। अब देखो हमें किसका अनुपात चाहिए, त्वरण का अनुपात, तो त्वरण वाले को इधर रख दो, मास को उधर भेज दो, सोल्व करो। इधर जो मास ऑफ प्रोटॉन नीचे वो जाएगा ऊपर, तो मास ऑफ प्रोटॉन चला गया ऊपर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा नीचे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे। तो अपन ने सोल्व कर दिया कि क्या आएगा, त्वरण का जो अनुपात आएगा वो आएगा मास ऑफ प्रोटॉन अनुपात मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऊपर प्रोटॉन आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। कमेंट करिए जल्दी से ऑप्शन बी राइट, और अपना नाम भी लिख के भेजिए कौन कौन यहाँ पे देख रहे हैं, जिससे पता चले कि हाँ ये वाले बच्चे हैं जो बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ पढ़ रहे हैं और आगे जाके नाम करेंगे। और जो अभी लापरवाही कर रहा है, कमेंट नहीं कर रहा है या पढ़ नहीं रहा है, साथ साथ में नहीं कर रहा है, तो भाई आगे जाके दिक्कत आने वाली है आपको, ठीक है। आगे करें भाई, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए और आंसर करिए। देखो एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर निम्न में से कार्य होगा। यानी आपने क्या करा, एक विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव को किस में रख दिया, विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया जाए, तो बताइए क्या होगा उसका। हमने पढ़ा था कि इस पर सामान्य बल तो लगता है 0, बोलो क्या लगता है, सामान्य बल तो क्या लगेगा 0, लेकिन बलागुण का मान जरूर आया था, और कितना आया वो भी बता रहा हूं आपको। बलागुण टो बराबर आया था कितना, पीई साइन थीटा, बोलो कितना आया था, पीई साइन थीटा। तो हम कहेंगे केवल और केवल क्या लगेगा, बल आगुण लगेगा, बल नहीं लगेगा। तो ये लिख दीजिए आप ऑप्शन ए राइट, केवल बल आगुण लगने वाला है, बल नहीं लगेगा, बल और बल आगुण दोनों नहीं लगेंगे, ना बल आगुण ना बल नहीं, केवल और केवल आपका बल आगुण यहाँ पे लगने वाला, ठीक है। कर लिया नोट आपने, चले तो अगला क्वेश्चन अपना आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है भाई, तो आप लास्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए, और इसका तो आपको आंसर करना ही है भाई, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अगली क्लास में फिर से अपन नेक्स्ट चैप्टर और इसका पार्ट 2, जितने क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और आने लायक है, सारे क्वेश्चन आपको फ्री में यूट्यूब पे मिल जाएंगे इसी चैनल पे। तो जो भी इस चैनल पे नया है तो उससे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब्सक्राइब करके रखें, और अपने जो भी आस पड़ोस में, चाहे वो 11-12 की तैयारी कर रहा हो, नीट की कर रहा हो, पैरामेडिकल की कर रहा हो एंट्रेंस की, या फिर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की, सभी के लिए हेल्पफुल क्लास है, ये सारे क्वेश्चन सभी के लिए हैं, ठीक है। तो उन तक शेयर करिए उसको, ठीक है, उनको बताइए कि ये आप क्वेश्चन करिए एक बार। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P और E के मध्य कोण होना चाहिए। किसका मान अधिकतम, बल आघूर्ण का मान। बोलो बल आघूर्ण को अपन किससे लिखते हैं, टो से, टो बराबर अभी अपन ने पढ़ा PE साइन थीटा, बताया था ना मैंने आपको, क्या होता है टो बराबर PE साइन थीटा। कंप्लीट डेरिवेशन करवा रखी मैंने, बिल्कुल एक एक चीज ऐप के अंदर, वहां जाके आप देखोगे तो मैं कह रहा हूं आपको ये देखते सीधा आंसर बताओगे आप, करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए किस प्रकार से होगा, आप तो इतना ही सोच लीजिए, PE के मध्य जो कोण है, साइन थीटा की वैल्यू सोचो आप, साइन थीटा की वैल्यू अधिकतम कब होती है, हम कहते हैं साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और साइन 180 की कितनी होती है बोलो, वापिस से 0 होती है। इसका मतलब कहां पर, 90 डिग्री पे अपना वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, ठीक है भाई। इस प्रकार आज के इस सेशन में अपन ने फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पर आधारित 20 क्वेश्चन करे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक टॉपिक से छांट के क्वेश्चन लिए हैं। और आगे आने वाली क्लासों में जितने भी आपके पहले पेपर हो चुके हैं आज से पहले, उन सभी चैप्टर्स और उन्हीं सभी पेपरों से जो जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके करवाए जाएंगे यूट्यूब पे। और इसका यदि आपको कोर्स चाहिए तो आप संपर्क करिए हमारी टीम से, आपको बहुत ही कम फीस में इसका पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।